हाँ भाई। क्या पढ़ा था हमने लास्ट? उष्मा का मिश्रण पढ़ा था ना। ठीक है। पीडीएफ भेजे, उसको लगाना। उसको बना लेना, मर्ज कर लेना, बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक है गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा को ध्यान से देखो। हमारे पास कोई पदार्थ है और उनको कहो ऊपर कहां जा रहे हो, यहीं तक है कोचिंग। हाँ, आ जाओ, इधर ही है, इधर ही है। ऊपर कहां जा रहे थे? हाँ भाई, गलन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, उस बर्फ को किस में बदल रहे हो? पानी में। बर्फ को पानी में बदल रहे हो तो जो आपको उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, लेकिन उष्मा में क्या कर रहे हो? परिवर्तन। तो जो आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा। वो हमारे पास क्या कहलाती है भाई? गलन की गुप्त उष्मा। आप ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने के लिए
आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। आवश्यक ऊष्मा क्या है भाई? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी भाई? तो आप क्या कहेंगे? द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा। दूसरा क्या भाई? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो आवाज नहीं आ रही है? शाबाश। द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या हो गई भाई? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। 100 डिग्री सेल्सियस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम। कई जगह 540 लिखते हैं लेकिन 536 ठीक है। अच्छा ठीक है ना? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ये कहलाते हमारे पास वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है? तो एक है गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। गलन की गुप्त ऊष्मा वाष्पन गुप्त ऊष्मा बाद सवाल करो। एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे 30 डिग्री सेल्सियस पर
पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। करो बे। हाँ भाई, कितना आया? 200, 240। देखो, पहला कंडीशन तो ये है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलना है। सही बात है कि नहीं है? पहले तो बर्फ को किस में बदलना पड़ेगा? पानी में। तापमान तो वही रहा 0 डिग्री। अब इसके लिए आपको कितना चाहिए कैलोरी भाई? 80। 80 कैलोरी तो आपको प्रति ग्राम चाहिए, और ये ग्राम कितना दिया हुआ है? 10। तो बताओ कितनी कैलोरी चाहिए? 800। तो जिनके 200 और 250 और जो भी उत्तर है वो तो वैसे ही गलत हो गए। अरे रुक जा, पहले ठहर जा, आराम से। मैं तो पहले तो सवाल करवा रहा हूं, आराम से करूंगा ना। मैंने अभी तक यही कहा ना भाई, पहले 0 डिग्री पर क्या था? बर्फ था। 30 डिग्री पर पानी है। 30 डिग्री पर पानी होता है, हमें ही पता है। अब 0 डिग्री बर्फ था, तो इस बर्फ को आपने पहले किस में बदला है? पानी में। तो 0 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री पर ही पानी में बदला, तो इसके लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए। 10 ग्राम है तो कितने चाहिए? 800। यहां तक ठीक है। अगला है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी को 30 डिग्री सेल्सियस पानी बदलना है। पानी को पानी बदलना, क्या करो? मैं मुझे कह रहा ठीक है सर, पानी आपने कर दिया ना, अब ठीक है। तो ठीक ही था, मैं कहाँ गड़बड़ की मैंने? मैं अभी तक उत्तर पूरा कर नहीं पाया हूं, करना तो दो। क्यू क्यू का सूत्र क्या होता है भाई? एम गुणा एस गुणा डेल टी। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बताओ द्रव्यमान कितना है? 10। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 1। और डेल टी क्या है? तापांतर। 0 से 30 है तो अंतर कितना है? 30। बराबर कितना कैलोरी हो गए? 300। ये भी ठीक है। ओके, अब देखो कुल आवश्यक ऊष्मा। आठ सौ प्लस कितना हुआ भाई? 300 बराबर 1100 कैलोरी। अब इसको ध्यान से एक बार देख लो, लिख लो, फिर नहीं समझ में आए हाथ खड़ा करना, मैं वापस समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सनी टोल से काट दिया। ओके ओके, पढ़ रहे दबी भी।
80 किधर से आए हैं? 80 कूदते कूदते आए हैं। जब मैं इधर 80 लिख रहा था तो आप कहां गए हुए थे? अच्छा, मैंने लाइन भी पूरी लिखी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब तो 0 डिग्री पर बर्फ को 0 डिग्री पानी में बदलने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 80 कैलोरी। कितने ग्राम के लिए? 1 ग्राम के लिए। अब ग्राम हमारे पास कितना दिया है? 10। तो कितने कैलोरी आएंगे? 800। और 0 डिग्री पानी को 30 डिग्री पानी में बदलने के लिए कल हमने किया ही है। Q बराबर एम एस डेल टी बनेगा। एम द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। एस पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। तापांतर कितना है? 0 से 30 कितना है? 30 गुणा किया कितना है? 300 कैलोरी। बताओ 800 प्लस 300 टोटल कितना है? 1100 कैलोरी। अब किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? एक ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसे 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। आठ सौ तीस
1,07,200, 54,136। और क्या क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? ने 716 गया, 616 भी आया है। हैं? 180। तेरे कितना आया? 616 किस किस का है भाई? दो जने, तीन, चार। और 716 पांच छह मान लेते हैं। 180 716 सही उत्तर। 716 मैं बता देता हूँ, बताऊंगा तो आपको। वैसे भी मैं केवल सीधे लिखूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बोलो मत भाई। आवाज मत करो। बताओ सही है कि नहीं है? 0 डिग्री बर्फ था, 100 डिग्री वाष्प तक पहुंचना है। तो पहले तो बर्फ को पानी में बदला, गलन की गुप्त ऊष्मा। फिर 0 डिग्री पानी को 100 डिग्री पानी, फिर 100 डिग्री पानी को 100 डिग्री वाष्प। क्योंकि बर्फ से तो कहां तक का पूछा गया? वाष्प तक। यदि यहाँ 100 डिग्री पानी होता तो उत्तर क्या होता था? 180। लेकिन है क्या? 100 डिग्री वाष्प। 80 प्लस 100 प्लस 536 बराबर कितना आएगा? 716 कैलोरी। लिख लिया भाई?
12 ग्राम बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे 12 ग्राम बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे 40 डिग्री पानी पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो। यदि बर्फ का विशिष्ट घनत्व 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस है,
12 ग्राम बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे 40 डिग्री पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो यदि बर्फ का विशिष्ट घनत्व ये है। कितना आया? 1260। कितना आया? 1300। -1460। सबसे पहला काम करते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में बदला जाता है। बदलें भाई, ये तो करना ही पड़ेगा ना। बर्फ कितने पर है? -10 पर है। पहले 0 पे तो लो, 0 पे ला रहे हैं। 0 पे लाएंगे तो m गुणा s गुणा डेल्टी। कितना ग्राम है? 12। ये कितना मान है भाई? 0.5। अंतर कितना है? 10। तो बताओ कितना आया? 60। ये कोई कंफ्यूजन है ही नहीं किसी का। दूसरा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल रहे हो? पानी में। तो क्या हो रहा है भाई? Q2। कितने कैलोरी हैं? 80 कैलोरी प्रति ग्राम इनटू कितना है भाई हमारे पास? ग्राम कितना है? 12। 12 आटा 3 में 960। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस किस में बदल रहे हो? वाष्प में, सॉरी पानी में है ना। कितना डिग्री है? 40 डिग्री पानी। तो आप कहेंगे Q3 कितना हो गया भाई? द्रव्यमान कितना? 12 इंटू 1 इंटू कितना है? 40। 12 चौक 48, 480। टोटल उष्मा कितनी आई? 60 प्लस 960 प्लस 480। ये हो गया हमारे पास 540। 540 900 1500 हो गया ना भाई। तो 1500 कैलोरी किस किस का आया है? किसी के नहीं आया। 1360 वालों ने इधर भी 1/2 किया है। क्या सोच के किया? जब यहां लिखा हुआ बर्फ का विशिष्ट घनत्व है और आपको पता चलना चाहिए इधर पानी हो गया है। जब लिखो तो पढ़ो तो सही ना। क्या लिखा यहां? बर्फ का विशिष्ट घनत्व है। यहां पर क्या चल रही थी? बर्फ। और यहां पर जहां डाला वो क्या है? क्या है? पानी। सावधान रखने, इसलिए मैंने सारे सवाल उस हिसाब से दिए हैं। अब अगला बंदा कैसे सवाल पूछो सारे हो जाएंगे। अब अगला बंदा कैसे पूछो। आ गया?
ठीक है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब वो दो मुझे पीडीएफ बनाई उसकी। है, हाँ जाओ। फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, ऐसे ही करो, ऐसे आंखें खराब हो जाएगी। कौन सा है उसमें? हाँ भाई, ये कुछ पदार्थों की विशेष उष्मा जरूर लिखें। फिर एक है जो रे के प्रसार गुणांक है, और आप जानते हैं किसी पदार्थ के यदि रे के प्रसार गुणांक ज्यादा है तो उसका आयतनिक प्रसार गुणांक भी क्या होगा? ज्यादा। क्या हुआ? पानी का कितना होता है? एक। बर्फ का कितना होता है? 0.5 का, तो 1/2 का, तो एल्कोहल एथिल होता है 0.6, तारपीन का तेल 0.42, बालू यानी रेत का 0.2 होता है, एल्यूमिनियम का 0.21 होता है, कार्बन का 0.17 होता है, लोहे का 0.11, पीतल का 0.09 और शीशा 0.03। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जितनी कम है वो उतना ही ज्यादा जल्दी गर्म होता है, क्योंकि उसको गर्म होने के लिए ऊष्मा क्या चाहिए? कम। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है उसको तापमान बदलने के लिए भी तो ऊष्मा कम ही चाहिए। इसलिए आप देखते हैं गर्मियों में पानी की अपेक्षा रेत जल्दी गर्म होती है, क्योंकि रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम है, पानी की ज्यादा है। ये अर्थ यहां से निकलते हैं, और कोई भी अर्थ निकाल के वो सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान रखें आप।
लिख लिया। चलो फिर ये रे के प्रसार गुणांक लिखो। रे के क्या हुआ है? एक हाँ, उसमें बर्फ है। क्या हो गया तुम्हें? जोर से बोल। एक तो एल्कोहल में बर्फ होती है क्या? बर्फ डूबती है क्या? ऐसे माथा फोड़ी की। हाँ, इतने सवाल है। एल्कोहल में बर्फ डूबती है कि नहीं डूबती है? क्या लगता है तुझे? पहला, दूसरा, तीसरा सारे कॉन्सेप्ट एक ही चीज है कि बर्फ का डूबने का यहां इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं था। वो द्रव्यमान भार घनत्व वाले में था। उधर तुम्हारे क्या है कि वो दारू दिमाग में आई नहीं। इधर एल्कोहल एथिल आया तो बर्फ डुबा रहे हो। अब डुबाने का कॉन्सेप्ट भाई वही है ना, आपेक्षिक घनत्व में। उष्मा में थोड़ी ना डूबने का कॉन्सेप्ट। कैसे? मैं तो कह रहा हूं इससे उष्माधारिता से डूबने का संबंध है नहीं। लॉजिक समझो। उष्माधारिता से संबंध यह था कि कम उष्मा देने पर भी जल्दी कौन गर्म होगा, किसका तापमान जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, यह था। एक बच्चा कह रहा है कि एल्कोहल में बर्फ कभी नहीं डूबती है। डूबती है? नहीं डूबती है? गिलास में ऊपर ही रहती है। कितना? अरे क्या कह रहे हो? लिखो लिखो जल्दी लिखो। एल्कोहल में बर्फ डूबती है? नहीं डूबती। देख एल्कोहल में बर्फ डूबती है। आप जिस एल्कोहल की बात करो उसमें एल्कोहल की मात्रा 42% है। आप जिसकी बात करो उसमें एल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट है? 42%। बर्फ का घनत्व है जो लगभग 0.93। लिखा ना भाई? बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.93। पानी का घनत्व कितना होता है? 1। और एल्कोहल का घनत्व 0.79 होता है। 0.8 हो तो गया, 0.79 होता है, 0.8 के दो। तो एल्कोहल का घनत्व कम है तो एल्कोहल कहां रहेगा? ऊपर। प्योर एल्कोहल के अंदर बर्फ डाली जाए तो बर्फ डूबेगी। आपको परीक्षा में सवाल पूछे हैं कि एल्कोहल में बर्फ डूबती है क्या, तो आपको आंसर देना डूबती। अपने भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, वो डूबती है। प्योर एल्कोहल, एल्कोहल का घनत्व कितना है? 0.8। बर्फ का घनत्व कितना? 0.93 या 0.9 कह दो। तो बर्फ क्या करेगी? डूबेगी। पानी में डूबेगी क्या बर्फ? नहीं डूबेगी, क्योंकि पानी का घनत्व क्या होता है? 1।
जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे होता है, जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए हैं हैं सभी तरीके से डूबेगी वो। एल्कोहल है तो एल्कोहल में डूबेगी। हाँ है, प्रैक्टिकल वाले में 42% एल्कोहल है। हैं? अरे तू इतना कॉन्फिडेंस क्यों बता रहा है, कब से बता रहा है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं मान लिया नहीं डूबते तो नहीं डूबने दो। अरे मैं मान लिया ना भाई बात, लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया उसमें 42% होता है एल्कोहल, इसलिए तनाव नहीं ले। परीक्षा का उत्तर देने के लिए ध्यान रखें, डूबेगी। ये लिख लिया। रे के प्रसार गुणांक में आपको ये कहें कि देखो कि समान ताप देने पर ज्यादा किसमें प्रसार होगा, तो एल्यूमिनियम में। इसलिए हम हीट सिंक किसका बनाते हैं, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम ऊष्मा का अवशोषण भी जल्दी करेगा, प्रसार भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, है कि नहीं है? तो ये है हमारे पास, ये प्रति केल्विन बताए गए। जो भी मान है किसमें है भाई, प्रति केल्विन। प्रति डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आपको केल्विन जो होता है उसको सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। ये प्रति केल्विन मान है सबका। यदि अब एक पूछे आयतन प्रसार गुणांक का मान बताओ, मतलब मान नहीं पूछेगा, वो पूछेगा किसका आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा होता है, तो अल्फा बीटा गामा। गामा क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक। यदि अल्फा 2.5 है तो गामा कितना हो जाएगा, 7.5, 3 गुना होगा ना। तो जो रे के प्रसार करेगा वही सीक्वेंस किस करेगा, आयतन का। तो ज्यादा आयतन प्रसार गुणांक भी किसका होगा, एल्यूमिनियम का। बदलेंगे तो केवल मान बदलेंगे ना भाई, 1:2:3। तो अलग से टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है। सर जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी पानी पर क्यों तैरने लगती है? वो आर्किमिडीज के सिद्धांत कहता है ना भाई, वो कहता है कि जब परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य है। सबसे पहले तो वो क्या होता है कि व्यक्ति उतना पानी हटा नहीं पाता है, इसलिए वो डूब जाता है। अपने खुद के भार के बराबर द्रव्यमान यदि पानी नहीं हटाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। डूबने के बाद में उसके शरीर में पानी जाएगा। शरीर में तब तक पानी जाएगा जब तक कि उसके द्वारा विस्थापित द्रव्यमान पानी का भार उसके खुद के भार के बराबर नहीं हो जाए, तब तक शरीर में पानी जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सतह के तुरंत नीचे तैरेगा, यानी जिसे कहते हैं डूब कर तैरना। लिख लिया भाई। अब हमारे पास एक और है ऊष्मा का संचरण, नाम सुना होगा आपने। ऊष्मा का संचरण मतलब ठोस, द्रव और गैस होते हैं, उसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, संचरित। इसके लिए सबसे पहली विधि कौन सी है, चालन। चालन क्या कहेगा, ठोस पदार्थों में ऊष्मा
एक अणु से दूसरे अणु पर संचरित हो रही है परंतु अणु का स्थान परिवर्तन नहीं होता। ये होती है चालन। जैसे धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। जैसे धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। कौन सी विधि है? चालन। चालन विधि। और कोई उदाहरण बता दो भाई। सर्दियों में लोहे की कुर्सी की बजाय लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से ठंड कम लगती है। सही बात है गलत है? और गर्मियों में लकड़ी वाली ठीक है। कुल मिला के मामला ये है। सर्दियों में लोहे की कुर्सी की जगह लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से ठंड कम लगती है। और कोई धातु वाला उदाहरण है तो बता दो भाई।
लिख रहे भाई? ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु पर संचरित हो रही है, परंतु अणु के स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो वो चालन विधि है। एस्किमो लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, लिख दो उदाहरण। तो उसमें क्या वायु की एक परत हो जाती है जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता। वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक। आप चीनी मिट्टी के कप में चाय पीना ज्यादा पसंद करेंगे स्टील वाले कप की बजाय, क्योंकि स्टील का कप चालक है तो ऊष्मा का संचरण होगा। चीनी मिट्टी वाले में ऊष्मा का संचरण नहीं होगा, क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा का क्या है? कुचालक। लकड़ी ऊष्मा की क्या है? कुचालक। एस्किमो लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, वहां बीच में वायु की परत बनती है, वो क्या है? कुचालक। लॉजिक समझ गए? ठीक है। चालन के बाद में दूसरी विधि होती है, वो कौन सी होती है भाई? सेवन। सेवन। सेवन क्या होती है? द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण। द्रव तथा गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? ठीक है। अब बताओ सेवन क्या कहता है? यानी कि इसकी द्रव तथा गैस में अणु के स्थान में भी क्या होता है? परिवर्तन। चालन में अणु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें अणु के स्थान में भी परिवर्तन होता है। बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ। हाँ, देखो कि पहला तो ये हो गया कि भाई क्या कहते हैं? भगोने कहते हैं ना, भगोने में पानी का गर्म होना। तो आप ताप तो आपने भगोने को दिया है, उसके अंदर पानी, वो पानी क्या होता है? गर्म होता है। तो लिखो बर्तन में पानी का गर्म होना। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ? ठंडी हवा। तो लिख लो एक लाइन, गर्म हवा सदैव ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ। गर्म हवा सदैव ऊपर की ओर जाती है तथा ठंडी हवा नीचे की ओर। क्लियर? तो ऊष्मा का संचरण के बारे में लिख लिया। और कोई सवाल है इससे संबंधित? नहीं तो मैं तो दूसरे में चल रहा हूँ, अभी तीसरा तो आया ही नहीं। इसमें एक और होता है कि
बादलों वाली रात में सामान्य रात की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। लिखो, बादलों वाली रात में, बादलों वाली रात में सामान्य रात की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। बादलों वाली रात में सामान्य रात की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। और कोई उदाहरण बताओ। कोई ध्यान में आ ही नहीं रहा। एक नोट डाल के एक लाइन लिख लो। बंद कमरे में, बंद कमरे में फ्रिज का गेट, बंद कमरे में फ्रिज का गेट खुला छोड़कर फ्रिज को चालू रखने से, फ्रिज का गेट खुला छोड़कर फ्रिज को चालू रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अब मैं लाइन लिख तो नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान रखें, यदि आप बंद कमरे में पंखा भी चालू छोड़ के जाते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि कणों के अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा से ऊष्मा मिलेगी। क्योंकि कण गति ज्यादा करेंगे ना, ऊर्जा से क्या मिलेगी? ऊष्मा। बंद कमरे के अंदर का कंडीशन है। और कोई इसका एग्जाम्पल यही है? ठीक है। अब लिखो तीसरा एक और प्रक्रिया, कौन सा है भाई? विकिरण। ये निर्वात तथा गैसों में संचरण। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ये किसके रूप में संचरित होगी भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। लिख ले भाई। फ्रिज में सिली हुई नमकीन रखने से कुरकुरी हो जाती है, हैं? क्योंकि यदि आपके घर पे भुजिया रखे हुए हैं, नमकीन रखी हुई है और उसमें सीलन आ गई है, तो फ्रिज में रखो कुरकुरी हो जाएगी। क्या लगता है आपको? नहीं होगी ना? इसका उल्टा जरूर होता है। यदि आपकी नमकीन कुरकुरी है, फ्रिज में रखोगे
तो सीलन जरूर आएगी, है? इसका एग्जाम्पल कोई है क्या आपको ध्यान में? लिख दो, चाय की केंतली दोनों तरफ से पॉलिश की हुई होती है। चाय की केंतली होती है ना, वो दोनों तरफ से क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, चमकदार बनाई जाती है, ताकि तरंगे टकरा के बाहर वाली बाहर, अंदर वाली अंदर, ज्यादा देर तक अंदर चाय गर्म रहे। देखो हम वो बता, आधा तांबा आंबा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना समझना। यदि हमें ज्यादा उष्मा चाहिए, उष्मा का अवशोषण करना है, तो सतह बनाते हैं खुरदरी। परावर्तन करना है तो सतह बनाते हैं चमकीली या चिकनी पॉलिश युक्त। यदि हमें ज्यादा गर्म करना है तो सतह बनाते हैं काली, और यदि हमें परावर्तन कराना है तो सतह बनाते हैं सफेद। तांबे रखते हैं, मतलब नहीं देखा, कहाँ रखते, कहाँ से कहाँ रखते हैं, कहाँ से मतलब? चाय वाले कांसे का रखते हैं। देखो कि जहां तक मैं बता देता हूं ना, जहां तक मैंने पढ़ा है और मैंने समझा है कि सिल्वर जो काम लेते हैं ना हम, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। उसमें खाना पकाना शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। उसके बजाय स्टील में ठीक है, न्यूट्रल वाला मामला है। स्टील में न्यूट्रल वाला मामला है और उसमें नुकसानदायक है। नुकसान होता है कि वो अपना पदार्थ छोड़ता है धीरे धीरे, वो अपने शरीर के अंदर फिर उसका भाग ज्यादा आता है। मतलब जहां भी बनते होंगे, मैं तो बता रहा हूं आपको लॉजिक। उससे क्या होता है, ऐसे तो कहते हैं कि आपको तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए, हम पीते थोड़ी ना है। ऐसे कहते हैं कि हार्ट वगैरह एकदम सही रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, ऐसा कहते हैं ना। फैक्ट भी है वो, तो फैक्ट भी है, लेकिन कर पाना मुश्किल होता है। हमारा जो तात्पर्य एक ही चीज का था यहाँ पर, कि जो चाय की केंतली होगी उसकी सतह कैसी होगी? पॉलिश युक्त चमकदार। पहला लिख लो, चाय की केंतली पॉलिश युक्त चमकदार। चाय की केंतली की सतह पॉलिश युक्त चमकदार। दे दी, इसमें डाल दो। दूसरा लिखो, चाय की केंतली की सतह पॉलिश युक्त चमकदार। इसमें क्या दूसरे बोलूं मैं, बताओ? पॉलिश युक्त चमकदार लिख दिया। अगला पॉइंट आप ये लिखो, पॉलिश किए हुए जूते ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। इसी के उदाहरण है, विकिरण क्रिया है ये। पॉलिश किए हुए जूते ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है। तीसरा लिखो, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण। अब भाई इसमें मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूं, ये कुछ सवाल क्या सवाल पूरे हैं? कितने हैं भाई? 64 सवाल है। एक दो कोई दूसरे चैप्टर के हो सकते हैं, 60-62 आपके हैं,
10 पेपरों में आप ये मान के चलें 64 सवाल है तो 6.4 का एवरेज है पर पेपर। तो 6 या 7 सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। हमने जो पढ़ाया है वो किसी शिफ्ट में अभी तक 5 सवाल हो जाए उतना तक पढ़ाया है। एक सवाल जो हो जाए वो अगला क्लास के अंदर, मतलब नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आज ये मैं पीडीएफ देख क्यों रहा हूं, ताकि आप बाकी के सवाल करना, इनमें जो डाउट आए वो कल आप मेरे से पूछ लेना। समझे मेरी बात को? जो डाउट आए वो कल मेरे से पूछ लेना, ताकि कल हमारा ये टॉपिक पूरा हो सके। नहीं तो फिर आप कहोगे सीट के सवाल तो करवाए ही नहीं है। इसलिए अभी मैं पहले सीट के कुछ सवाल करवाऊंगा, फिर आपको घर के लिए दे दूंगा। फिर आप मुझे पता पढ़ के आएंगे नहीं, इसलिए कल सवाल पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर आप मुझे कहेंगे नहीं पढ़ गए थे ना, कोई दिक्कत नहीं, सवाल हो जाएंगे ऐसे कोई। पहला सवाल है जो नहीं होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट कल ही बताएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट धारिता उच्च होती है। किसकी ज्यादा होती है? पानी की। इन सभी में से किसकी ज्यादा है? पानी की। अगला सवाल है 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े को 900 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? तो आप कहेंगे साहब Q बराबर तो हमारे पास क्या होता है? M गुणा S गुणा डेल टी। बताओ M कितना ग्राम है? 100 ग्राम। अब ग्राम को मुझे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास किस में दिया हुआ है? किलोग्राम में। तो ग्राम तो 100 ही थे, 1000 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि किलोग्राम आ जाए। क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या है? कर दिया। अगला क्या है? एस कितना है? एल्यूमिनियम है ना, कितना दिया है? 900। 900 दिया है। अब देखो भाई, सवाल में छापने वाले ने मिस्टेक छापी है। इधर यदि इसने केल्विन लिखा है तो इधर इसको केल्विन ही लिखना चाहिए था। केल्विन में हम इसको बदलेंगे तो ऑप्शन है नहीं कोई, ठीक है। तो इसको आप पर्सन में यहां पर डिग्री सेल्सियस कर लेना। उसने गलती छापी है, अपनी गलती नहीं है, ठीक है ना। ये सही कायदे से डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा? जूल तो उत्तर में आ ही रहा है, किलोग्राम से किलोग्राम कट रहा है, और सेल्सियस होगा तो सेल्सियस से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो सेल्सियस में कितना है? 10। तो आप कहेंगे 1000 से 1000 क्या होगा? कैंसिल। और आंसर क्या है? 900 जूल। तो बताओ 900 जूल सही है। ऑप्शन इसने कितना दिया? 900 जूल ही दिया है। तो ये केल्विन नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? डिग्री सेल्सियस। और यदि वो केल्विन है तो फिर ये भी क्या होना चाहिए था? केल्विन। तो ये डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, कायदा ये कह रहा था। है कि नहीं है? हाँ, पर्सन में छपी हुई मिस्टेक है, मैंने तो करेक्ट कराई है। ये जैसे पर्सन में आया हुआ वैसे ही है। ऊष्मा को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर है भाई, कैलोरीमीटर है। कैलोमीटर लिख दिया, कैलोरीमीटर है। किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके किसको आधा करके दुगुना किया जाता है? आदर्श गैस समीकरण कल पढ़ेंगे, पीवी बराबर एनआरटी, वो कल देखेंगे हम। ये तापमान का कन्वर्जन आपको आता है? ठीक है। उस वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। निम्नलिखित उस चर यानी वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। गैस में दाब कम ज्यादा के बारे में गैस का व्यवहार है, दाब तो। आयतन भी गैस का व्यवहार है, ताप की गैस का व्यवहार है, समय गैस का व्यवहार नहीं है। ये सवाल वैसे किसी है नहीं, वो तो बेसिक आपका दिमाग का सवाल पूछा है कि भाई गैस में दाब कम ज्यादा हो सकती है, गैस के ताप कम ज्यादा हो सकते हैं, गैस का आयतन कम ज्यादा हो सकता है, गैस का समय से कोई लेना देना ही नहीं है ना। डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। ये -200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दोगे, वैल्यू पुट कर लेना। अगला सवाल आपका, सवाल न्यूमेरिकली आए हैं, देख लो आपके सामने। थ्योरी आए तो ठीक ही है थ्योरी।
इतना किलो जूल उसमें अवशोषित कराने लिए एल्यूमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरी मीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए? और एल्यूमिनियम की ऊष्माधारिता दी हुई है। सिंपल है, तापमान इत पूछा है। अरे वही लगाओ, Q बराबर होता है MS डेल टी। MS है डेल टी ज्ञात करना है, तो केवल सवाल इतना ही हुआ ना, डेल टी बराबर क्या हुआ? Q बटा MS। Q का मान कितना है, कितना जूल है भाई? 43,200 कर दूं, किलो को हटा दूं, जूल कर दिया भाई। अब देखो इसको मैं ग्राम ही रहने दूं, क्योंकि ये भी ग्राम ही है ना, तो ग्राम हो गया। कितना ग्राम आया? 800 इंटू कितना है भाई? 0.9। और ये केल्विन इन्होंने लिखा, तो यहां पर क्या आ गया भाई? केल्विन आना चाहिए। ये सब जगह गड़बड़ छपी हुई है, ये सब डिग्री सेल्सियस होना चाहिए थे, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन है नहीं इसमें, तो इन्होंने छापने में मिस्टेक की हुई है। अब देखो अब किस में आएगा? यहां डिग्री सेल्सियस होगा तभी तो डिग्री सेल्सियस में आएगा। अब सॉल्व कर लो इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से काटा तो ऊपर क्या आया भाई? 10। 9 से काटा तो कितना आया? 9 चौक 36, 4 7 9 8 72, 48 48 को काटा तो कितना है? 6 6 को 10 से किया तो कितना है? 60। यदि 60 डिग्री सेल्सियस है वही ऑप्शन है, तो फिर ये केल्विन लिखना ही गलत है ना, ये केल्विन होना ही नहीं चाहिए, तो दिख ही रहा ना अपना खुद को ही। ये यहाँ तो हमारे टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक है, पता नहीं किधर से केल्विन लेके आए हैं वो। हाँ भाई, इतना तो ओरिजिनल पेपर मिलोगे कहां से? इसमें भी वही मामला है। इसमें लेड की विशेष धारिता दी है, एक टुकड़े को उसमें अवशोषित किए जाने पर तापमान 10 डिग्री बढ़ता है, तो उसमें ये कल हो जाएगा। उसमें मिक्स वाला सवाल उसमें धारिता का, ये आपने कर लिए हैं। ठंडा और गर्म पानी मिलाने वाला कर लिया ना कल, ये भी आपसे हो जाएगा। द्रव्यमान ज्ञात करना, बाकी सब दिया हुआ है। उष्मा चालकता आपको नहीं कराई, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं हुई ना अभी तक? नहीं, ये नहीं हुई है। समान शर्तों पर कोई काली सतह सफेद सतह की तुलना में उष्मा क्या अवशोषित करेगी? ज्यादा। यह संबंध हो गया है। न्यूनतम उष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करें। किसकी थी? पारा की। आपने लिखा भी था। उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। धातु क्या है भाई? बर्फ। आपने लिखा ना भाई उष्मा चालकता में बर्फ, लकड़ी, पानी, ये सूत्र है। वो सूत्र हमने देख लिया है। रेखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम किस में होता है? सीसा, पीतल, तांबा, आयरन में क्या था? टेबल देख लें, टेबल के अंदर है। ये सवाल भी हो जाएगा। ये सवाल आपसे नहीं होगा, नहीं ये सवाल नहीं होगा, ये करवाना है ना भाई। ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। फॉरेनहाइट सेल्सियस हो जाएगा। अगला वो हो जाए 26 नंबर हो जाएगा। आवाज मत करो। एक तो 27 नंबर हो जाएगा, 28 नंबर हो जाएगा। ये आदर्श गैस समीकरण अभी तक पढ़ाया नहीं है। तांबे
तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में कितना अधिक फैलता है। अब ये वैल्यू याद करवा रहा है। तांबा का कितना मान है? एल्यूमिनियम का तो 2.5 है, तांबे का 1.7 है, शीशे का 0.32 और 0.32 को 5 से गुणा करते तो 1.6 आता है। 6 से गुणा करने पर ज्यादा आएगा तो लगभग पास में आएगा तो 5 आएगा। दिया हुआ सवाल भी देख लो। फॉरेनहाइट में हिमांक और क्वथनांक बिल्कुल डिग्री अलग अलग होते हैं। फॉरेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक कितने डिग्री अलग होते हैं? 180, क्योंकि एक होता है 32 और दूसरा होता है 212। ये उष्मा शेपिर उष्मा शोषी करना ही है। तो आपसे लगभग सवाल हो जाएंगे। बाकी के जो सवाल हैं, जैसे सीट के माध्यम की कोई जो दीवार है, वर्ग क्षेत्रफल है, पहले एक और आया था वर्ग क्षेत्रफल वाला, एक आया थर्मल कंडक्टिविटी, एक आया पीवी बराबर एनआरटी, वो सारे कॉन्सेप्ट कल करेंगे। इसके अलावा जो सवाल हैं वो सारे आप कर लेना। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। और क्या करो? उष्माधारिता क्या होती है? उष्माधारिता विशिष्ट उष्मा होती है, यानी उष्मा को धारण करते हैं ना भाई। कोई भी पदार्थ उष्मा धारण करेगा। जैसे मेरे पास एक लोहा रखा हुआ है और एक मेरे पास तांबा रखा हुआ है, एक स्टील रखा हुआ है। समान ताप देने पर एक ज्यादा गर्म हो रहा है और एक कम गर्म हो रहा है। ये क्या कहता है? उष्माधारिता डिपेंड करती है। हाँ, और कोई सवाल पूछना पूछ लो भाई। कौन सा? चौथा सवाल ये तृतीय श्रेणी का ही होता है। इसकी क्या है कि हिंदी खराब लिखी हुई है, इंग्लिश सही है। एक मैंने बेच में बताया भी था, हैं? 9 नंबर क्लास 2 लीवर में बीच में कौन होता है? भार। तो पर्यतन और भार किस दिशा में होते हैं? आलम से एक ही दिशा में होते हैं। पर्यतन और भार तो आलम से एक ही दिशा में ना, ठीक है? है? हाँ, अच्छा ये डायरेक्ट समझा नहीं मैं। डायरेक्ट ये मुझे ध्यान नहीं भाई, देखना पड़ेगा वापस। बढ़ना तो वो चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बार ध्यान से पूरा देख के बता दूंगा ना, ठीक है ना? आराम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाला ना, ठीक है? हैं? 10 और 21। 10 तो मैंने छुड़वाया था। अब उसने लिखा सीधा स्रोत और कैंची एक जोड़ी में
डबल क्लास 1 लीवर है और इसके बारे में कोई डाटा कहीं है नहीं है। वो तो वही हो गया ना, वर्ग एक लीवर में श्रम यानी कि एफर्ट और भार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, बीच में तालंब है। और विपरीत दिशा में ना वर्ग 1 में क्लास 1 में बल और प्रयास एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि नहीं होते हैं, वही है। सवाल आपसे जो नहीं हुआ वो मैं बता देता हूं, 31 नहीं हुआ, वो आपने मेरे से पूछा नहीं। है 31वां इसने पूछा ही नहीं मेरे से 31वां किसी ने नहीं पूछा आपकी क्लास में। मैं बताऊं, मैं क्लास में मुझे पता चलता है कि कुछ ने कितना किया कि नहीं किया। 31वां सवाल सरल मशीन में किसने किया, हाथ खड़ा करो। आपने किया है? 31वां किसने किया जिससे हो गया है? मेरा सवाल सिंपल का उत्तर सिंपल दो। 31वां सवाल किसने किया जिससे हो गया है? सरल मशीन वाला चैप्टर का हो गया। 7वां मैंने कराया, 7वां मैंने कराया ना। मैंने कहा 31 उसी तरह करना, हो जाएगा, होगा तो उसी तरह। लेकिन हुआ किससे है? किसी से नहीं, आपसे हुआ है। शाबाश, आप लाओ सॉल्यूशन। एक मिला क्लास में, इधर लाओ इधर। अरे तू खुद ही आ जाना भाई, मैं डाउट भी तो पूछूंगा। नहीं, 7वें का मैं बता देता हूं, उत्तर आएगा 95 सेंटीमीटर के निशान पर। आया कि नहीं आया? सॉरी 31वां, 7वां 31वां कहां है? क्या है मतलब उत्तर क्या है? कैसे आया? 25 कैसे पता चला आपको? ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये लिखा हुआ क्या पहले? ये कितना है? ये मान मुझे बाकी छोड़, ये है कितना लिखा हुआ, कितना है? कैसे आया? किसका? कहां दिया हुआ है? प्रश्न में तो दिया हुआ है नहीं। उत्तर आपका सही है, लिखा हुआ भी सही है, लेकिन 20 कहां से आया मुझे ये बताओ। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आपकी क्लास में यदि ढंग से पढ़ते ना तो मेरे से 31वां सवाल जरूर पूछते, क्योंकि वो किसी से हुआ नहीं। एक इनसे हुआ, उनको अभी तक पूरा कारण नहीं पता चल रहा है, हो तो गया इनके, चाहे बाइदिव आयो चाहे ढंग से मेहनत कर गए, दोनों में से कोई भी कारण से हो। उत्तर आया, सही आया, जो वैल्यू लिख के गुणा किया सब सही लिखा, सब सही किया, लेकिन कारण तुरंत नहीं बता पा रहे हैं कि ये 20 कहां से आया। बाकी किया हुआ सही है, मैं ये श्योर कर देता हूं, आपका किया हुआ कोई मिस्टेक नहीं है, ये 100% एक्यूरेट है, केवल एक के मिला है। और 31वां सवाल किसी का नहीं मिलेगा, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं।